हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट वेल लॉसेस एंड ऑल्सो अबाउट द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द वेल्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ अनस्टडी फ्लोज टुवर्ड्स द वेल। लेट अस नाउ टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग, दैट इज द इमेज वेल थ्योरी पर्पस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इमेज वेल कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं। ओके, सो इमेज वेल की हमने बात करी थी, तो हमने दो बाउंड्रीज़ की बात करी थी। फर्स्ट वॉज द इम्परमिएबल बाउंड्री, जहाँ पे हमने इमेजिन किया था कि एक डिस्चार्जिंग इमेज वेल होगा, यानी कि उस इमेज वेल से पानी आप विड्रॉ कर रहे हैं, ना कि एक्यूफर में भेज रहे हैं। और एक बाउंड्री कैसी थी, एक रिचार्ज बाउंड्री थी, यानी कि जहाँ पे पानी कहीं ना कहीं से आ रहा हो। ऑलराइट, दीज आर द टू बाउंड्रीज दैट वी हैव डिस्कस्ड। और इस रिचार्ज बाउंड्री को यदि आप सिमुलेट करते हैं तो उसमें क्या केस होता है कि द रिचार्ज और आई वुड से द डिस्चार्ज is getting into the aquifer, discharge into the aquifer. So the aquifer is getting water from the this recharge imaginary well. Now the image wells enable us to transform the aquifer of finite extent to the aquifer of infinite extent. तो जो फाइनाइटनेस आ गई थी, क्यों, किसके कारण आई थी? ड्यू टू द बाउंड्रीज, क्योंकि जो बाउंड्रीज थी वो क्या कर रही थी, दोनों इम्परमेबल बाउंड्री और द रिचार्ज बाउंड्री, ये दोनों ही बाउंड्रीज क्या कर रही थी, ये दोनों ही बाउंड्रीज एक ऑब्स्ट्रक्शन लेके आ रही थी उस पर्टिकुलर पंपिंग वेल के लिए, जहाँ से आपको पानी विड्रॉ करना था। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू हैव कन्वर्टेड दैट बाउंड्री इनटू द दिस इमेज वेल, और इसीलिए वो एक्यूफर ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट का फिर से मान लिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द रेडियल फ्लो इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड नाउ, जो कि आप पहले बिकॉज ऑफ दैट बाउंड्री यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द रेडियल फ्लो इक्वेशंस, जिसमें कि आप बात करते हैं किसकी, एक थीम इक्वेशन की या फिर ड्यूपिट्स इक्वेशन की एंड द थीज इक्वेशन। ओके, थीज इक्वेशन जो कि होता है अनस्टडी स्टेट फ्लो में, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो नाउ द रेडियल फ्लो इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड टू एनालाइज द वेल फ्लो नियर द एक्यूफर बाउंड्रीज, सो यू कैन गेट द डिस्चार्ज वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज अकरिंग देयर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूफर बाउंड्रीज, दोनों ही बाउंड्रीज कौन सी, एक इम्परमेबल बाउंड्री, एक रिचार्ज बाउंड्री, ऑन व्हाट, ऑन टाइम ड्रॉडाउन कर्व। यदि मैं टाइम ड्रॉडाउन कर्व की बात करूं तो लेट्स से अगर मैं टाइम इंटरवल t1 पे बात करूं और टाइम इंटरवल t2 पे बात करूं और टाइम इंटरवल t3 पे बात करूं, लेट्स से t1 इज इक्वल टू 0, t2 इज इक्वल टू लेट्स से 100 यूनिट्स एंड t3 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। तो इनिशियली तो कुछ ड्रॉडाउन में डिस्चार्ज नहीं, ड्रॉडाउन में डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, बट कुछ समय बाद क्या होगा, देयर विल बी सम डिस्चार्ज फ्रॉम द मेन वेल। When there is some discharge from the main well, then the drawdown will be there and drawdown will be increased. फिर कुछ समय बाद क्या होगा, 100 से 200 यूनिट आने में भी क्या होगा, ड्रॉडाउन में कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं कहूँ तो डेल्टा एस विल बी देयर, द डेल्टा एस विल बी प्रेजेंट। सो विद द टाइम दिस drawdown will be changing. So in the case of impermeable boundary, it accelerates drawdown rate in the flow of some region of aquifer. In the case of recharge boundary, this retards there, the rate of drawdown is retarded due to, with respect to the time there. Also the change in drawdown can be zero if the well is supplied entirely with the recharge water. So if the artificial source of water is there for that well, तो उस केस में क्या होगा, the change in drawdown will be zero. अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे एक्सेलरेट करता है या फिर कैसे ये इसका जो रेट ऑफ ड्रॉडाउन है वो कम हो जाता है। तो इस कर्व में यदि आप देखिए तो इस कर्व में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि दिस इज़ द लेट्स से दिस इज़ द ड्रॉडाउन एक्सेस, और ये जो है टाइम सिंस द पंपिंग बिगैन। जब आपने इनिशियल पंपिंग की तो यदि नॉर्मल ड्रॉडाउन कर्व हम बनाते तो क्या होता, समय के साथ साथ this would have decreased like this, but what happens when you are talking about this thing here, this is the ground level, this is the water table and this is the well here. So in this case what will happen, this is the impermeable boundary. तो इस केस में जब कुछ भी नहीं है, जब बाउंड्रीज एक भी नहीं है और ये इनफाइनाइट एक्सटेंट तक जा रहा है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, ड्रॉडाउन भी बढ़ेगा। पहली बार S1 था ड्रॉडाउन, दूसरी बार टाइम T2 के लिए S2 हो जाएगा ड्रॉडाउन, फिर कुछ समय और बीतेगा तो दिस ड्रॉडाउन विल बी डिक्रीज। ओके, दिस इज द
H3 ड्रॉडाउन, तो ड्रॉडाउन और बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पे कोई बाउंड्री आ गई, ओके, दिस कैन बी इम्परमेबल बाउंड्री या फिर रिचार्ज बाउंड्री। तो उस केस में क्या होगा, यदि रिचार्ज बाउंड्री है तो वो क्या करेगी, पानी सप्लाई करती जाएगी। जब पानी सप्लाई करेगी, सो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद क्या होगा, जो रेट ऑफ ड्रॉडाउन है, जो ड्रॉडाउन में है रेट इसका, वो भी जो चेंजेस हैं वो समय के साथ साथ आप देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। बट वहीं यदि आप बात करें कि एक इम्परमेबल बाउंड्री है, तो वहाँ पे पानी की कमी देखने को मिल रही थी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर जाएगा। सो इन द केस ऑफ इम्परमेबल बाउंड्री दिस हैज़ बीन एक्सेलरेटेड एंड इन दिस बाउंड्री इट हैज़ बीन व्हाट, रिटार्डेड। तो यहाँ पे ये रेट ऑफ ड्रॉडाउन जो है कम हो गया है, रेट ऑफ ड्रॉडाउन हैज़ डिक्रीज्ड फॉर द रिचार्ज बाउंड्री। और इम्परमेबल बाउंड्री के लिए द रेट ऑफ ड्रॉडाउन हैज़ एक्सेलरेटेड, इट हैज़ एक्सेलरेटेड। So this is the impact of the aquifer boundaries on the time drawdown curve. Now let us talk about the well losses. Now what happens when the water is pumped out of a well, you know that some drawdown is caused, okay, पानी का स्तर उस well में नीचे जाता है, alright, when you pump out the water. So the total drawdown caused includes two things. What? First is the aquifer losses and second is the well loss. तो aquifer loss की बात करें तो it is the drawdown given by logarithmic drawdown कर्व, जो कि आप हमेशा देखते आए हैं। ये डायग्राम आप हमेशा, जब हम कोन ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो आप हमेशा ये डायग्राम देखते हैं। हम यदि दूसरे लॉस की बात करें, इट इज़ द वेल लॉस, तो इट इज़ द ड्रॉ डाउन कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेल स्क्रीन एंड इट्स एक्सियल मूवमेंट विद इन द वेल। तो यदि ये वेल है, सो व्हाट विल हैपन, द वाटर विल फ्लो फ्रॉम ऑल द रेडियल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल द रेडियल डायरेक्शंस हियर। नाउ द थिंग इज, इफ द वाटर इज कमिंग हियर, सो इट इज मूविंग थ्रू द सेडिमेंट पार्टिकल्स, जितने भी वॉइड्स हैं सॉइल में वहाँ से वो पानी आ रहा है। सो इट विल बी टेकिंग अलॉन्ग विद इट सम ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स ऑल्सो। और जब ये बाउंड्री के पास पहुँचेगा, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री, देन व्हाट विल हैपन, इट विल ट्राई टू टेक इन सम ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑल्सो। तो व्हेन देयर इज़ अ वेल स्क्रीन दैट इज़ देयर, उस केस में हम वेल लॉस को देखने को मिलता है हमें। विल टॉक अबाउट दिस बिकॉज इफ यू सी द डायग्राम हेयर, तो ये जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन हेयर, यहाँ पे तो पानी, दूर वाले रीजन पे तो पानी आराम से आएगा ही है बिकॉज ऑफ द लैमिनार फ्लो। इतने रीजन में तो लैमिनार फ्लो है, बट जैसे ही ये वेल के पास में पहुँचेगा इन दिस जोन, यहाँ पे क्या होता है, दिस कम्स आउट टू बी द टर्बुलेंट फ्लो। और ये जो रीजन है ये लैमिनार फ्लो का रीजन है। जब टर्बुलेंट फ्लो का रीजन है तो यहाँ पे हमेशा आपको हेड लॉस देखने को मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं वेल लॉस के रूप में, यदि आप डिस्चार्ज के रूप में बात करें। So this will be directly proportional to, actually the losses will be directly proportional to Q square. Okay, the well loss is directly proportional to the Q square thing. Okay, you can see here that I have given this term as, due to turbulent flow near the well face, this is the well loss is directly proportional to Q की power में n. So in this case we always see that due to the turbulent flow this is almost n is equal to 2, all right. So these are the two things that we have discussed, aquifer loss and well loss. तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो पहला तो जब भी आप वाटर विड्रॉ कर रहे होंगे फ्रॉम एनी वेल, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम ड्रॉ डाउन दैट विल बी कॉज्ड एंड दिस ड्रॉ डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोन ऑफ डिप्रेशन। दिस इज द कोन ऑफ डिप्रेशन। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर इज सम एक्विफर लॉस जो कि यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं, बट देयर इज सम वेल लॉस, व्हाई, ड्यू टू टर्बुलेंस इन द वेल स्क्रीन हेयर। अब यहाँ पे वेल स्क्रीन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जहाँ से भी पानी इसके अंदर आ रहा होगा वहाँ पे उस कन्फाइंड रीजन में, यदि आप कन्फाइंड एक्विफर की बात करें तो उस जोन में क्या होगा, हमेशा देयर विल बी सम वेल स्क्रीन दैट विल बी प्लेस्ड, वेल स्क्रीन विल बी प्लेस्ड। तो जब भी यहाँ पे वाटर आएगा तो इट विल बी टेकिंग अलॉन्ग विद द सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लॉस देखने को मिलता है उसको हम बोल देते हैं वेल लॉस। तो दीज आर द टू लॉसेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इन द केस ऑफ दिस एक्विफर लॉस, दिस ड्रॉ डाउन एस दैट इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस एच, जो हमने पहले भी ड्यूपिट्स और थीम्स थ्योरी में डिस्कस किया था, उसका कुछ फॉर्मूला क्यू के टर्म में दिया था, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज फ्रॉम द मेन वेल देयर। बट यदि हम उसी फॉर्मूले को, उस ड्यूपिट्स के फॉर्मूले को जो कि हमने कन्फाइंड एक्विफर के लिए दिया था, ड्यूपिट्स फॉर्मूला फॉर कन्फाइंड एक्विफर,
उसी फॉर्मूले को यदि हम ड्रॉ डाउन के टर्म्स में लिखते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस थिंग हियर, ओके, Q अपॉन 2 पाई KB इंटू ln कैपिटल R बाय स्मॉल r। ओके, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ पे एक Q टर्म है और बाकी सारे जो टर्म है ये एक तरीके से कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं मिल रहा है। इसमें R रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सेम रहेगा। ये जो स्मॉल r है दिस इज नथिंग बट RW, दैट इज द रेडियस ऑफ द वेल। तो यदि हम बोलना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि दिस एक्यूफर लॉस इज इक्वल टू C1 इंटू Q एंड द टोटल ड्रॉ डाउन इज गिवन बाय टू थिंग्स, व्हाट, एक्यूफर लॉस एंड द वेल लॉस, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि C1 Q है और ये C2 Q की पावर n है, या फिर ये हमको क्या बोल सकते हैं इसको, कि C2 Q की पावर 2 है। और ये C1 की वैल्यू क्या है, इट इज़ ln कैपिटल R बाय स्मॉल r अपॉन 2 पाई KB, जो कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। ओके, दिस एंटायर कांस्टेंट हेयर इज नथिंग बट C1। तो C1 एंड C2 आर डिटरमिन्ड एक्चुअली फ्रॉम द पंपिंग आउट टेस्ट एंड बाय मेजरिंग द ड्रॉ डाउन एट वेरियस डिस्चार्जेस। आपने एक बार लेट से 100 यूनिट्स का डिस्चार्ज निकाला, सो उसके करस्पॉन्डिंग आपने ड्रॉ डाउन मेजर किया, फिर आपने 200 यूनिट्स का डिस्चार्ज निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग आपने ड्रॉ डाउन नोट किया, सो बाय दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। फॉर द डिफरेंट वैल्यूज यू विल गेट द डिफरेंट डिस्चार्ज। तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, इसी तरीके से आपके पास दूसरी इक्वेशन आएगी। ओके, Q1 के लिए एक हो गया, देन एक Q2 के लिए हो गया एंड Q3 के लिए हो गया, सो ऑन यू कैन फाइंड आउट फॉर डिफरेंट डिस्चार्जेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो जब भी आप वेल की बात कर रहे हैं, ओके, देयर इज सम Q डिस्चार्ज। अच्छा, जब Q डिस्चार्ज आप बाहर निकाल रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम ड्रॉ डाउन, जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ये हमेशा हम ये नहीं बात करते हैं कि लेट से 5000 लीटर पर मिनट पानी बाहर आ रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट 5000 लीटर पानी पर मिनट बाहर आ रहा है, बट व्हाट, हाउ मच इज़ द ड्रॉ डाउन, उसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा बात करते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक कैपेसिटी। सो इट इज़ द यील्ड ऑफ द वेल, इट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ द वेल पर यूनिट ड्रॉ डाउन। तो जितना भी पानी उस वेल में नीचे गया है उसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा कैपेसिटी की बात करेंगे। सो उसको हम बात करते हैं, उसको हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक कैपेसिटी। इट इज़ अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द वेल। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी की यदि आप बात करें तो इट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ द वेल पर यूनिट ड्रॉ डाउन इन द वेल। तो यदि आप नोटेशंस के रूप में बात करें सो इट इज़ Q अपॉन S। और ये जो S है ड्रॉ डाउन, इसमें आप दो चीज़ें देखेंगे, क्या, एक तो एक्यूफर लॉस हेयर एंड द अदर थिंग इज़ द वेल लॉसेस। तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिस स्पेसिफिक कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन दिस C1 प्लस C2 इंटू Q की पावर में n-1। सो द अबव रिलेशन शोज दैट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वेल इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इट डिक्रीजेज एज द डिस्चार्ज इंक्रीजेज। यानी कि स्पेसिफिक कैपेसिटी एक्चुअल में ये Q के प्रोपोर्शनल नहीं है, बट दिस स्पेसिफिक कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। सो आपको यहाँ इस फॉर्मूले में तो दिखेगा कि हाँ भाई ये डिस्चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऐसा एक्चुअल में देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ डिक्रीजिंग एज द डिस्चार्ज इंक्रीजेज। जैसे जैसे डिस्चार्ज आप बाहर, जो आप पंपिंग वेल से बाहर पानी निकाल रहे हैं, जितना ज़्यादा आप पानी निकाल रहे होंगे वैसे वैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी वेल की कम होती जाएगी, बिकॉज द ड्रॉ डाउन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग देयर, सॉरी ड्रॉ डाउन इज इंक्रीजिंग देयर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेल लॉसेस। कुछ पॉइंट है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेल लॉस कितना हो रहा है हैज़ एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द पंप एफिशिएंसी, because whatever, if you want higher discharge to be taken out from the well, so you will be talking about that higher capacity pump has to be installed there. यदि हम सेकेंड बात करते हैं, abnormally high value of well loss indicates the clogging or the incrustation of the well screen. So the water is actually moving out from the well screen. तो यहाँ पे water will be trying to coming into the well, और यहाँ से तो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है। Now what will happen, ये जो स्क्रीन्स लगी होती है ना, जो स्क्रीन्स यहाँ पे लगी हैं, इन सब में क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। Now the sand particles will block the way, जो एक्चुअल में किसके लिए था, that was for water, that was actually for the water. So if this happens then there will be some kind of loss. Now let us talk about the efficiency of the well. Why we are talking about efficiency? क्यों? क्योंकि आपको कुछ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड था, बट ड्यू टू द लॉसेज दैट डिस्चार्ज हैज़ नाउ रिड्यूस्ड। तो समय के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा वेल का।
बिकॉज जैसे हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट क्लॉगिंग देखी जा रही थी. नाउ दिस क्लॉगिंग हैज़ टू बी रिमूव्ड, या फिर क्या करिए आपको वेल स्क्रीन को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको नई वेल स्क्रीन लगानी पड़ेगी. सो दीज आर द फ्यू मेजर्स विच विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर ऑन, तो वो आपको देखना पड़ता है. Well efficiency shows the effectiveness of the well during the pumping. It depends upon the well losses. If a well is efficient, then there is no loss in the well. Obvious सी बात है, जब हम efficiency की बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं. क्या? एक तो इनपुट होता है और दूसरा होता है आउटपुट. तो जितना आपने इनपुट दिया उतना ही यदि आउटपुट मिल गया तो डेट इज़ 100% एफिशिएंसी. बट यदि आप इनपुट 100 यूनिट का दे रहे हैं और आउटपुट आपको 90 यूनिट का मिल रहा है तो डेट इज़ 90% एफिशिएंसी एंड सो ऑन. तो यदि वेल एफिशिएंट है पूरी तरीके से तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई लॉसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी ऑफ द वेल, जो कि डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, दैट इज द वेल लॉसेस. यदि हम एक और बात करें, फॉर ऑब्टेनिंग अ ड्रॉडाउन एट विच वी गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो होता क्या है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और हमेशा ये चीज़ देखी गई कि ज़्यादातर केसेस में जो परसेंटेज ड्रॉडाउन है ना, ये लेट्स से कुछ एक क्यू यील्ड तक अगर मैं बात करूं तो वहाँ तक के लिए तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे ही चलता जाएगा. ये कांस्टेंट रेट कभी नहीं आपको देखने को मिलता है. व्हाट विल हैपन, इनिशियली तो ड्रॉडाउन आपको मिलेगा प्रॉपर इन दिस जोन, कुछ समय तक तो आपको मिलेगा फॉर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ड्रॉडाउन. बट उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ड्रॉडाउन एक लिमिट के बाद चला जाता है, लेट्स से यहाँ पे 40 यूनिट्स का दे रखा है, उसके बाद जैसे जाएगा सो यहाँ पे यील्ड में उतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पे 65 वाले कहते हैं, यदि 70% कह देते हैं या 75% कह देते हैं, तो यहाँ पे 30% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. बट इनिशियली यदि आप देखें इन द केस ऑफ ड्रॉडाउन, तो यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन कम देखने को मिल रहा है, बट बाद में ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा. सो देयर इज दिस प्लॉट इज बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द ड्रॉडाउन. यदि हम इसको वर्ड्स में बात करें तो द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन अप टू अ सर्टेन ड्रॉडाउन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. बट उसके बाद क्या हो रहा है, आप ड्रॉडाउन तो यहाँ पे देख रहे हैं, आप ये बढ़ रहा है ऑलराइट इन दिस वाई एक्स एक्सिस एयर, बट उसके करस्पॉन्डिंगली जो डिस्चार्ज है ना, ये जो है डिस्प्रपोर्शनेटली चेंज हो रहा है, मतलब उस प्रपोर्शन में नहीं है जितना आप चाहते हैं. द लिमिट अप टू विच इट शोज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द एफिशिएंट लिमिट ऑफ ड्रॉडाउन. तो आपको जब भी ड्रॉडाउन की बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप 75% तक बात करिए, आपको फुल एफिशिएंसी ऑफ द वेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द वेल लॉसेज विल बी सिग्निफिकेंटली हाइयर. और जब वेल लॉसेज बढ़ जाएंगे, सो इन दिस जोन व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि यहाँ पे वेल लॉसेज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यदि आप फुल कैपेसिटी पे डिस्चार्ज निकालना चाह रहे हैं, इन द वेरी फुल 100% एफिशिएंसी यदि आप पाना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती है. बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, जो वेल होगा उसके आसपास के रीजन में क्या होगा, वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा, और उस टर्बुलेंट फ्लो के कारण जो स्क्रीन्स होंगी दैट विल बी गेटिंग क्लॉग्ड, सो दैट विल बी रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द वेल. Now let us talk about the interference among the wells. When the two wells are situated near to each other and are discharging, then their drawdown curves intersect and they are said to interfere. ये जो हमने पहली लाइन यहाँ पे पढ़ी है, इसको हमने कई बार डायग्राम्स में देखा था जब हमने बात करी थी मल्टीपल वेल्स की. इवन हमने इमेज वेल्स की बात करी थी, वहाँ पे भी हमने कुछ सुपर इम्पोजिशन टाइप का वहाँ पे देखा था. Now the discharge in the individual wells decrease due to the interference. अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे दो वेल्स की, तो इन दो वेल्स में हम हमेशा बात करते हैं कि ये आइडेंटिकल वेल्स हों, ये आइडेंटिकल वेल्स हों. क्यों? क्योंकि तभी हम सुपरपोजिशन इफेक्ट लगा पाएंगे. दीज आर आइडेंटिकल वेल्स. आइडेंटिकल वेल्स मतलब क्या? आइडेंटिकल वेल्स मतलब कि इनका डायमीटर सेम हो, ड्रॉडाउन सेम करे और डिस्चार्ज भी सेम हो ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. सो दीज आर द आइडेंटिकल वेल्स. यदि आप यहाँ पे देखिए कन्फाइंड एक्यूफर में, तो सबसे पहले यहाँ पे आप डायग्राम में देखिएगा कि यहाँ पे दो वेल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वेल की, और आप ध्यान से डायग्राम में देखिएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वेल को. दिस इज द फर्स्ट वेल हियर, जहाँ से डिस्चार्ज जो निकल रहा है डेट इज Q1. अब इस Q1 के लिए जो एक्चुअल ड्रॉडाउन कर्व है वो कुछ इस तरीके का है. दिस इज द ड्रॉडाउन कर्व, जो यहाँ पे मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ, दैट इज द ड्रॉडाउन कर्व हियर. तो ये तो एक इसका है. अब ये ड्रॉडाउन कर्व जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस सेकंड वाले को इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे. तो यदि मैं अब इंडिविजुअली सेकंड वाले वेल की बात करूँ तो इसका ड्रॉडाउन कर्व क्या है, इसका ड्रॉडाउन कर्व कुछ इस तरीके का है.
सो दिस सेकेंड वाले का जो ड्रॉ डाउन कर्व है ये फर्स्ट वाले को इंटरफियर कर रहा है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द वेल और इंटरफेरेंस अमंग द वेल्स. नाउ व्हाट विल हैपन, तो इवेंचुअली ना इसका पाथ फॉलो होगा ना इसका पाथ फॉलो होगा, एंड द एक्चुअल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द सुपर इम्पोजिशन थ्योरी. सुपर इम्पोजिशन थ्योरी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, और जैसे ही सुपर इम्पोज होंगे तो जो आपको रिजल्टेंट ड्रॉडाउन कर्व देखने को मिलेगा वो इसके, जैसे यदि आप 1 की विसिनिटी में बात करें तो ये जो है ड्रॉडाउन कर्व थोड़ा सा ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस सेकेंड वेल ऑल्सो. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वेल में ड्रॉडाउन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है. नाउ द थिंग इज, इनके बीच में क्या होगा, जो दोनों वेल्स हैं 1 और 2, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में जो डिस्चार्ज जो है यहाँ पे बढ़ जाता है. ओके, तो दिस इज अ इंक्रीज डिस्चार्ज. यहाँ पे यदि आप इनके रिस्पेक्ट में ही बात करें, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ के इन दोनों वाटर लेवल्स के रिस्पेक्ट में दिस पोर्शन हैज़ इंक्रीज्ड डिस्चार्ज. सो द टोटल इंटरफेरेंस अमंग द टू वेल्स, यदि हम इसके रिजल्टेंट कर्व की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलता है. दैट इज अ कंपोजिट ड्रॉ डाउन कर्व. एंड दिस इज द कन्फाइंड एक्विफर, जिसका थिकनेस इज स्मॉल b. ओके, और जो वाटर लेवल है जो फाइनली बन के आ रहा है दैट इज स्मॉल h. ओके, जो दोनों वेल्स के बीच की स्पेसिंग है दैट इज स्मॉल b डिस्टेंस अपार्ट. b डिस्टेंस अपार्ट, these two wells are b distance apart. Okay, so this is about the confined aquifer. अब confined aquifer की यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो यदि टू आर्टिशियन आइडेंटिकल वेल्स एट अ डिस्टेंस b अपार्ट, तो जो हमने पीछे अभी डायग्राम देखा था वही यहाँ पे हम डायग्राम की बात कर रहे हैं. तो दोनों ही केसेस में आप देखिए तो यहाँ पे क्या डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे Q1 डिस्चार्ज है और यहाँ पे Q2 डिस्चार्ज है. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, दिस Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड दोनों ही वेल्स में सेम डिस्चार्ज निकलेगा. कितना निकलेगा, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई Kb इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, जो कि क्या है, एक तरीके से ड्रॉ डाउन है, इंटू ln कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r इंटू b. और स्मॉल r क्या है, ये रेडियस ऑफ द वेल है. और मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, यहाँ बात चल रही है आइडेंटिकल वेल्स की, और आइडेंटिकल वेल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि दोनों ही वेल्स का रेडियस या डायमीटर सेम होगा. ओके, डिस्चार्ज दोनों में सेम होगा. ओके, सो ln कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r इंटू बी. और ये कैपिटल R क्या है यहाँ पे, ये है आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. अच्छा, यदि मैं टॉप व्यू की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द टॉप व्यू, तो इस सिस्टम के लिए, इस वेल सिस्टम के लिए जो आपको टॉप व्यू देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा. ऑलराइट, लाइक दिस. अगर कुछ ऐसा हो कि एक, यदि मैं 3D में बात करूँ, एक वेल यहाँ पे भी रख दूँ. ओके, वन वेल इज डग अप इन दिस जोन ऑल्सो. तो अगर मैं कहता हूँ कि ये 60 डिग्री, या फिर मैं कहूँ कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के रूप में है, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में एक और फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज दिस Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, जहाँ पे तीनों ही वेल्स में सेम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, एंड दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई Kb इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन ln R क्यूब इंटू अपॉन दिस स्मॉल r इंटू b स्क्वायर, जहाँ पे b उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है. और ये जो स्मॉल b है दैट इज व्हाट, दिस इज द एक्यूफर थिकनेस. ये एक्यूफर की थिकनेस है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कन्फाइंड एक्यूफर की. सो दिस इज फॉर द 3 आर्टिशियन वेल्स, बट ये कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में है. दिस पोर्शन इज कट डाउन हेयर, तो ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको. ओके, ये ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जब तीनों ही वेल सेम लाइन में हो, उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अनकन्फाइंड एक्यूफर. इन केस यदि अनकन्फाइंड एक्यूफर होता है तो सेम जो हमने डायग्राम पीछे देखा था, और दो आर्टिशियन वेल्स हैं विच आर एट अ डिस्टेंस b अपार्ट, एंड Q1 एंड Q2 इज सेम, दैट इज गिवन बाय पाई k इंटू कैपिटल H स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर अपॉन ln कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r इंटू b. For three artisan wells, identical wells, and at a distance b apart in the form of equilateral triangle. तो फिर ये कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा कि वेल्स हैं एंड दे आर एट अ एंगल ऑफ व्हाट 60 डिग्रीज. सो दिस आर द एंगल्स. तो अगर इस फॉर्म में रहते हैं तो उसमें भी आपको सेम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा तीनों वेल्स में, एंड दैट इज इक्वल टू पाई k कैपिटल H स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर अपॉन ln कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r इंटू बी स्क्वायर. यहाँ पे स्मॉल r क्या है,
this is the radius of the well. So, we have discussed it for the confined aquifer and the unconfined aquifer. So, this is one numerical which you can discuss about in the next class, and यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या डेटा दे रखा है. 2 tube wells each of 200 mm diameter penetrates fully in a confined aquifer and these are spaced at 150 mm. Find the ratio of the discharge from one well to the discharge from both the wells under the same drawdown. यहाँ पे आपको radius of influence 200 मीटर लेना है, and you have to solve this question. Try this at home and then we will be discussing it in the next class. Thank you for today.